हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे रिलेटेड टू योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रीवियस वीडियोस में ज़्यादा फोकस हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ पे था, बट नाउ वी आर गोइंग टू शेयर विद यू सर्टन एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट फर्स्ट यू हैव टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चंस. So students, right now you guys are having only 7 questions on the board, but by the end of the video we are going to discuss 3 more questions. So overall आज हम 10 questions करेंगे which are related to your macroeconomics. So let's focus on our first question, that is who is considered as father of modern macroeconomics. So students, यहाँ पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे. एडम स्मिथ जो है इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही हाईलाइटेड नेम है एडम स्मिथ. क्योंकि ये कहलाते हैं हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. प्लस एडम स्मिथ इज़ ऑल्सो नोन एज योर फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है. सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ योर Professor J.M. Keynes. Professor J.M. Keynes, who is the full name is John Maynard Keynes. Now let's see your second question. So students, first question में आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि एडम स्मिथ ही है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. येस, डेफिनेटली ही इज़ द फादर ऑफ whole economics plus microeconomics, but when it comes to macroeconomics, J.M. Keynes is known as the father of macroeconomics. Now let's see your question number 2. Who wrote the book General Theory of Employment, Interest and Money? So यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है हमारी इकोनॉमिक्स में, किसने ये लिखी है. So when we talk about option A, that is Adam Smith. एडम स्मिथ ने n नंबर ऑफ बुक्स लिखी हैं हमारी इकोनॉमिक्स पे, जिसमें से एक है हमारी द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की एक वेल्थ डेफिनेशन भी दी है. सो दिस इज़ नॉट योर आंसर, बट ये बुक जो है वो एडम स्मिथ ने नहीं लिखी है. नेक्स्ट लेट्स सी प्रोफेसर J.M. Keynes. यस स्टूडेंट, द आंसर इज़ प्रोफेसर J.M. Keynes. प्रोफेसर J.M. जॉन माइनार्ड कीनीस ने ये बुक लिखी है विच इज़ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. एंड ये बुक उन्होंने कौन से ईयर में लिखी है? द ईयर इज़ 1936. सो ईदर द क्वेश्चन कैन बी when was this book written, when was general theory of employment, interest and money written or published. So the answer would be 1936. or by whom it is produced, by whom it is written by your J.M. Keynes. When we talk about Professor J.N. Keynes, yes, ये भी हमारे एक प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स में. डोंट मिक्स अप J.M. एंड J.N. है यहाँ पे, ठीक है. ये हमारे ब्रिटिश स्कॉलर हैं इकोनॉमिक्स के. एंड इनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक है स्कोप एंड मेथड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. सो डेफिनेटली इन्होंने भी एक बुक लिखी है, दैट बुक इज़ स्कोप एंड मेथड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. ये एक ऐसी बुक है जिसके अगेन जो बाकी सारी बुक्स से, बाकी सारी इनके वर्क से ज़्यादा पॉपुलर होके बाहर आई हैं, सामने आई हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एल्फ्रेड मार्शल, सो डेफिनेटली एल्फ्रेड मार्शल ने भी हमारी इकोनॉमिक्स पे बुक लिखी है, एंड दैट इज़ योर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियोज़ में भी. सो एल्फ्रेड मार्शल की कौन सी बुक है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ की है द वेल्थ ऑफ नेशंस. प्रोफेसर J.M. Keynes की है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. एंड प्रोफेसर J.N. Keynes की है स्कोप एंड मेथड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. So overall, the correct answer for your question number 2 is option B. First is also option B. Now let's see your question number 3. The term micro and macroeconomics were first given by dash. So कौन से ऐसा इंसान है जिसने सबसे पहले जो है वो माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंशिएट किया? किसने, कौन से ऐसे प्रोफेसर ने जो है वो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस बताया कि हाँ माइक्रो एक स्मॉल है, मैक्रो लार्ज स्टडी है? एडम स्मिथ? नो, इट इज़ रैगनर
फ्रिश, ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो हम ये बोल सकते हैं कि रैगनर फ्रिश ने ईयर 1933 ईयर 1933 में ये दो टर्म्स दी थी, मतलब इकोनॉमिक्स को दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया, माइक्रो में एंड मैक्रो में. सो ईदर योर क्वेश्चन कैन बी हु डिड दैट, or your question can be when was economics divided into two parts. So if the question is stating you who, then it is your Ragnar Frisch, and when the question is stating you when, it is in the year 1933. Now let's see your question number 4. What are the tools of macroeconomics? So what are the tools of macroeconomics? इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि हमारी मैक्रोइकोनॉमिक्स के क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या मेजर किया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कैसे कैसे. ऑप्शन ए बोल रहा है मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन बी बोल रहा है फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन सी कह रहा है इनकम पॉलिसी, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ दीज. सो स्टूडेंट्स द आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज. Why? Because macroeconomics is concerned with your monetary policy. Monetary policy क्या है स्टूडेंट्स? monetary policy होती है जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स और मनी मार्केट में मनी सप्लाई का ध्यान रखती हैं. जितनी भी पॉलिसीज़ वो रहती हैं हमारी monetary policies. हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स फिस्कल पॉलिसी से भी रिलेटेड है, और ये फिस्कल पॉलिसीज़ किसका ध्यान रखती हैं? टैक्सेशन का, टैक्स का, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स का, गवर्नमेंट बोरोइंग्स का, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी नहीं रखता. एंड इनकम पॉलिसी से भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड है. एंड इनकम पॉलिसी क्या हो गई? डिसाइडिंग द वेज रेट्स, प्राइस कंट्रोल की कितनी जो भी कमोडिटी है कितने पे बिकना जायज़ है नहीं है. सो प्राइस कंट्रोलिंग वेज रेट्स जो है उनका ध्यान रखा जाता है बाय मेकिंग इनकम पॉलिसीज़. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये तीनों ही टूल्स हैं. सो योर आंसर इज़ योर ऑल ऑफ दीज. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. The market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a year is called what? So first of all, market value of all final goods and services produced in a domestic territory of country during a year is called your GDP at MP, gross domestic product at your market price. The market value, the market price of all final goods and services within the domestic territory, gross domestic product of a country during a year. So this is how you justify कि क्वेश्चन में क्या लिखा है. मार्केट वैल्यू, ठीक है, हमने कर दिया मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक एरिया. हमसे अभी बाहर का या नेट वेट का कुछ नहीं, डोमेस्टिक एरिया में कितना प्रोड्यूस हो रहा है? GDP एट MP इज योर आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. Question 6 is saying the difference between indirect tax and subsidies is what? इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं हमारे जो कि डायरेक्टली नहीं लिए जाते हैं, जैसे कि आपके वैल्यू एडेड टैक्सेस होते हैं. ठीक है, ये क्या होता है कि बेशक ये लगे सपोज प्रोड्यूसर पे है, बट प्रोड्यूसर किससे ले रहा है? कंज्यूमर से समवट ले रहा है. सो इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़ क्या होती है? सब्सिडीज़ होती हैं हेल्प, एड्स. जब कभी भी हम अमाउंट देते हैं एज एन हेल्प, दैट इज़ व्हाट योर सब्सिडीज़ आर. सो ये पूछ रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो गया कि कितनी इनकम जो है वो यहाँ से अब्रॉड से हमें आ रही है एंड कितनी यहाँ से जा रही है, उनका माइनस करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस, नो, कि कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस क्या हो गया कि कितना जो है वो कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस हमें प्रोवाइडेड है कि कितना हम इस पैसे को जो है वो कंज्यूम या यूज़ कर सकते हैं. Depreciation, no, depreciation is also not your answer. So the correct answer is your net indirect taxes. So when you minus subsidies from indirect taxes, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा net indirect tax. So इसका क्या मतलब है कि एक तो indirect taxes आ रहे हैं और अगर कहीं से सब्सिडीज़ आ रही हैं तो वो हमारा कोई टैक्स नहीं है, उसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, यू विल गेट कि हाँ असली में इतना इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडीज़ को साइड रखो. योर 7th क्वेश्चन इज NNP at FC is also known as what? For first of all, what is the NNP at FC? Net National Product at Factor Cost.
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स. योर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज़ योर नेशनल इनकम. इट इंक्लूड्स योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड minus your depreciation. So national income is your net national product at factor cost. So this can be an important thing कि net national income को कैसे लिखा जाता है, या उसमें क्या add है, क्या subtracted है. And your net factor income from abroad is also known as your national income. So these are your 7 questions. We are quickly going to do 3 more questions. Okay students, so now you're having your rest of the 3 questions on my right hand side. Your 8th question is the part of personal income which is actually available to households for consumption and saving is what? So ये question क्या पूछ रहा है? ये question पूछ रहा है कि personal income, first of all personal income क्या होती है वो हम directly link कर सकते हैं आपके 10th question के साथ, जहाँ पे personal income की ही definition दी गई है. So again the answer for your 10th question is personal income. Sum of all kinds of income received by individuals from all sources is called your personal income. So ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि पर्सनल इनकम का वो हिस्सा जो अब आपके पास है क्या करने के लिए, या तो सेव करो, या तो स्पेंड करो, या कंज्यूम करो, तो वो इनकम को हम क्या बोलते हैं. सो यहाँ से पहले तो हमने क्या सीख लिया कि पर्सनल इनकम क्या होती है. पर्सनल इनकम होती है वो इनकम जो एक इंडिविजुअल को, वो इनकम जो इंडिविजुअल्स रिसीव करते हैं अपने सारे सोर्सेज से, कैन बी रेंट, कैन बी जॉब, सो अपने हर एक सोर्सेज से जितनी भी उनको इनकम आती है, जितनी भी एक इंडिविजुअल को इनकम आती है, अगर उसका आप सम करेंगे तो वो क्या है इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम. अब जब हम उस पर्सनल इनकम में से टैक्सेस, जितने भी उसको टैक्सेस पे करने हैं, जितनी भी उसको पेमेंट्स करनी है, वो जब हम उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचती है वो पेमेंट जो कि अब हमारे लिए है, हमारे डिस्पोजल पे है कि हाँ ईदर वी सेव दैट, ईदर वी कंज्यूम दैट. सो स्टूडेंट्स दैट इज़ कॉल्ड योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. सो आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 8 इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. पर्सनल इनकम जो है वो हमने अभी यहाँ से समझ लिया है कि पर्सनल इनकम क्या होगा. सो the answer of your 8th question is option B, which is your personal disposable income, which means कि अब आपके डिस्पोजल पे है ये इनकम. अब आपको इसमें से किसी को कुछ नहीं देना है. अब टैक्सेस वैक्सेस सब काट के whatever is in your hands for saving or for consuming, utilizing it anywhere, that is your personal disposable income. Your 9th question is GDP deflator is equal to what? So first of all GDP क्या है? It is ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एंड जीडीपी क्या करता है, हमारी नेशन की क्या दिखाता है, जीडीपी इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द ग्रोथ ऑफ द नेशन. एंड जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? सो स्टूडेंट्स जीडीपी डिफ्लेटर होता है आपका रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी का रियल जीडीपी से एक रेशो होता है ये, जो कि दिखाता है कि कितने प्राइस सर्विसेज में कितना चेंज आया, कितना वेरिएशंस आया है, change in your price of goods and services. So the answer for this one is your nominal GDP upon real GDP into 100. See GDP deflator की बात करें तो GNP का कॉन्सेप्ट तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है. एंड इन दोनों में से बेटर कौन सा स्टूडेंट्स? हमेशा इन दोनों में से बेटर रहता है हमारा रियल जीडीपी, क्योंकि इसमें ये हमें एक वाइडर एरिया देता है टू कंपेयर. क्योंकि इसमें बेस ईयर जो है वो ऑलरेडी कोई पुराना बेस ईयर होता है, वेयर एज नॉमिनल में बेस ईयर टू कैलकुलेट जीडीपी इज़ द सेम. तो मतलब ये उसी साल का करता है. इंस्टेड ये क्या करता है, ये कंपैरिजन में जो है वो हमारा जीडीपी निकाल के सामने लाता है, सो दैट हम कंपेयर कर सकते हैं कि प्रीवियस टाइम से अभी तक हमारी कितनी ग्रोथ हुई है. सो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू योर नॉमिनल जीडीपी अपॉन योर रियल जीडीपी इनटू 100. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नाउ लेट्स मूव टू आवर 10th क्वेश्चन. दो मैंने इसका आंसर आपको ऑलरेडी समझा दिया है, बट लेट्स जस्ट क्लियर ऑल द पॉइंट्स. सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज कॉल्ड योर पर्सनल इनकम. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि सारी इनकम मिला के हर एक सोर्स से इंडिविजुअल की सारी इनकम को हम बोलेंगे पर्सनल इनकम. व्हाट इज़ प्राइवेट इनकम? प्राइवेट इनकम क्या होती है स्टूडेंट्स? वैसे तो ये आंसर नहीं है, बट प्राइवेट इनकम क्या होगी? प्राइवेट इनकम हमारी होती है कि विदाउट
इंक्लूडिंग वेजेस, एम्प्लॉयमेंट, किसी भी, अगर आप एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, उन सोर्सेज को अगर हम हटा दें, उसके बाद कहीं से भी आपको किसी भी किस्म की इनकम आती है तो वो होती है आपकी प्राइवेट इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये भी आंसर नहीं है, ये हमने यहाँ पे 8th क्वेश्चन में हमारा डिस्कस कर लिया कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा। पर्सनल इनकम में से जब हम टैक्सेस एंड वट एवर आर पेमेंट्स आर, जब हम वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो देन योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम्स। सो आई होप आज के 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको क्लियर हैं। दीज वर योर 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्दर वी आर गोइंग टू मूव towards focusing more on your macroeconomics only. So if any doubts you have, just comment down below and I'll see you in my next video. Thank you, but you are having certain time to take the screenshot.